हम लोग जो है अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 जो है समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है और इसके माध्यम से हिंदू समाज में बहुत समय से चली आ रही अस्पृश्यता की कुरीति के अंत की घोषणा की गई है। और इसमें घोषणा जो है इस प्रकार से की गई है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता डिसेबिलिटी को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 के साथ जो है अनुच्छेद 35 को भी पढ़ा जाता है। जैसे जो है अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 और यह संसद को शक्ति देता है। यह संसद को यह शक्ति देता है कि अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड निर्धारित करने के लिए विधि का निर्माण करें। और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक अधिनियम बनाया है और वो है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 ये बनाया। और 1989 से पहले जो है 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया था। इसी अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया और इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया।
और आगे चलकर जो है 1989 में संसद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, इसको एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है, ये भी पारित किया। और ये 1955 और 76 में, यानी कि जो 1955 का कानून 1976 में संशोधन किया गया था उसके तुलना में ज्यादा व्यापक और कठोर है। इसको जो है एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है प्रचलित भाषा में। एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है इसे। ये प्रचलित नाम है इसका। अस्पृश्यता शब्द का निश्चित अर्थ संविधान में नहीं दिया गया और ना ही जो है 1955 के अधिनियम में है, ना ही 1976 के अधिनियम में है। इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है, ना तो संविधान में है, ना तो 1955 के अधिनियम में है, और ना ही 1976 में संशोधन अधिनियम में। इसकी व्याख्या कहीं नहीं किया गया। लेकिन 1955 में के अधिनियम में अस्पृश्यता के आचरण के आधार पर कुछ कार्यों के लिए दंड जरूर घोषित किया गया है। जैसे 1955 के अधिनियम में अस्पृश्यता के आचरण के आधार पर कुछ कार्यों के लिए दंड घोषित किया गया है। जैसे क्या है, किसी व्यक्ति को किसी शिक्षा संस्था या अस्पताल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश से रोकना, इसको दंड माना गया है, इसको अपराध माना गया। संस्था में इसके लिए दंड घोषित किया गया, प्रवेश से रोकना। इसी तरह दूसरा है, किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थल में पूजा स्थल, सार्वजनिक मंदिर वगैरह सब, पूजा स्थल में प्रवेश करने या प्रार्थना करने से रोकना, प्रार्थना करने से रोकना। इसी तरह है, किसी व्यक्ति को
किसी दुकान, भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के प्रवेश को रोकना। तो प्रवेश से रोकना। जलाशय भी इसमें शामिल होगा, जैसे कि किसी मार्ग, जलाशय, नल या सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले किसी अन्य स्थान के प्रयोग से किसी व्यक्ति को वंचित करना। ये जो है 1955 के अधिनियम में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था, लेकिन जब 1976 में संशोधन हुआ उसमें, यानी 1976 में संशोधन के पश्चात इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया, विस्तृत किया गया और इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित कार्यों को भी अपराध घोषित किया गया, अपराध घोषित किया गया। और वो कैसे था, जैसे अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना, ये था। दूसरा था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना। इतिहास, दर्शन या धर्म को आधार बनाकर या अन्य किसी आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। इसमें जो है विस्तृत कर दिया गया 1976 में। और जो 1989 का आगे जाके जो 1989 का एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया, सिटीज एक्ट, इसके तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष सुरक्षा दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को इसके तहत विशेष सुरक्षा दिया गया। हालांकि इसका दुरुपयोग भी बहुत किया गया था। इसमें उत्पीड़न की व्याख्या अत्यंत व्यापक रूप में की गई थी, जिसमें जो है अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बेगार कराना हो गया, अपमान करना हो गया, ठीक है, अपमान करना हो गया। इसके अलावा जो है वोट डालने के लिए दबाव बनाना, वोट डालने के लिए, ये सारे जो है अपराध की श्रेणी में था। दबाव बनाना, उसके शरीर के साथ गलत हरकतें करना, उसके शरीर के साथ कोई गलत हरकत, एक्सेट्रा, इन सब को जो इसमें शामिल किया गया था। और इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक के सजा के प्रावधान थे। इसमें
ऐसे मामलों में जो है 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया और पीड़ित वर्ग को जो है प्लस में क्षतिपूर्ति का भी क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था भी की गई थी, जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के लिए जो है विशिष्ट अदालत भी गठित किया गया था ताकि इससे रिलेटेड जो मामले हैं उनका निपटारा तेजी से किया जाए। विशेष अदालतें गठित किया गया था और केंद्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में नियमावली का भी निर्माण किया था। केंद्र सरकार द्वारा 1995 में नियमावली का निर्माण भी किया गया। इन सभी कानूनों के बावजूद वर्तमान स्थिति यह है कि इनके अधीन अपराध दर्ज करना और साबित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का सामान्य बर्ताव मामले दर्ज करने के बजाय टालने का होता है। स्वयं प्रधानमंत्री जो है 2012 में स्वीकार किया कि अपराध सिद्धि की दर के मामले में एट्रोसिटीज एक्ट भी प्रायः विफल रहा है। तो यही था हमारा अनुच्छेद 17। अब हम लोग जो 18 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। इसमें जो है उपाधियों की अंत की घोषणा की गई है। उपाधियों के अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की घोषणा की गई। उपाधि एक ऐसी संज्ञा होती है, उपाधि क्या होता है कि ये एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है और उसे जनसाधारण की तुलना में विशिष्ट तथा वैरन विशिष्ट सिद्ध करती है या अलग बनाती है, विशिष्ट सिद्ध करती है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है 4 खंड हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत 4 खंड है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18(1). इसमें जो है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य जो है कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा जो है अनुच्छेद 18 का दूसरा खंड जो है यह कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से
कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 18(3). इसमें कहा गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, विदेशी व्यक्ति होना चाहिए, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का चौथा खंड, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, अधिराज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई भेंट मतलब प्रेजेंट, उपलब्धि, इमोल्यूमेंट या पद, ऑफिस स्वीकार नहीं करेगा। ये जो 18 के 4 खंड थे। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है चारों को पढ़ने पर? तो हम लोग निष्कर्षता कह सकते हैं कि उपाधियां देने से संबंधित प्रतिबंध केवल राज्य पर लागू होता है। अन्य सार्वजनिक संस्थाएं उपाधियां या सम्मान दे सकती हैं, दूसरी चीज, राज्य को सेना या विद्या के क्षेत्र में उपाधियां देने से नहीं रोका गया है, चाहे उनका प्रयोग नाम के साथ ही क्यों ना किया जाए। तीसरी चीजें जो हम निकाल सकते हैं वो ये कि राज्य को किसी व्यक्ति के सामाजिक योगदान
सामाजिक योगदान को देखते हुए उसे सम्मान देने से नहीं रोका गया, सम्मान देने से नहीं रोका गया है। शर्त यह है कि उस सम्मान का प्रयोग उपाधि की तरह ना हो, उपाधि की तरह ना हो। इसी तरह जो है स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1954 में भारत सरकार जो है 4 अलंकरण देने की व्यवस्था शुरू की थी 1954 में। और वो कौन था? वो था भारत रत्न था, पद्म विभूषण था, पद्म भूषण था और पद्मश्री था। ये 4 जो है देने की घोषणा की थी और इसके लिए जो है उन्होंने एक आधार बनाया था कि इनमें भारत रत्न जो है वह कला साहित्य या विज्ञान, अब जो है ये हटा दिया गया और किसी भी क्षेत्र के लिए कर दिया गया, अभिवृद्धि के लिए, कोई विशिष्ट सेवाओं के लिए, विशिष्ट सेवा हेतु जो है। अब बाकी तीनों जो है किसी भी क्षेत्र में, ये जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता था। और ये अलंकरण सिर्फ सम्मान के रूप में थे और यह माना जा रहा था कि इन्हें उपाधियों की तरह नाम के साथ प्रयुक्त नहीं किया जाए। तब भी कुछ लोगों ने ऐसे सम्मानों का विरोध इस आधार पर किया कि इनसे संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है। और 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन सभी अलंकरण को देना बंद कर दिया। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी थी तो फिर से जो है ये देना शुरू हो गया था और इस पर न्यायालय में बहस चल रही थी। तो आगे जाकर जो है एक न्यायालय में केस गया, वो था बालाजी बनाम भारत संघ मामला 1996 ये पहुंचा। और ये भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय अलंकरण के लिए जो है उससे ही संबंधित था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने इस केस के माध्यम से निर्धारित किया कि भारत रत्न आदि राष्ट्रीय अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि के अर्थ के अनुसार उपाधियां नहीं हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ऐसी उपाधियां देना संवैधानिक है। उपाधियां देना संवैधानिक है, ये निर्णय सुनाया गया। और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अलंकरणों से सम्मानित व्यक्ति को, यहाँ पे एक चीज और है कि इन अलंकरणों से सम्मानित व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे इन सम्मानों को उपाधि की तरह अपने नाम के पहले या बाद में प्रयुक्त करें, ये भी कहा गया था, प्रयुक्त करें।
अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35 है, इसके तहत जो है संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह दंड निर्धारित करने के लिए विधि बना सकता है, निर्धारित करने के लिए विधि बनाए। लेकिन अभी तक संसद जो है इस पे कोई विधि नहीं बनाया है। लेकिन अभी तक संसद इस पे कोई विधि नहीं बनाया है। और 2011 में जो है भारत रत्न दिए जाने की कसौटी को बदल दिया गया। कसौटियां जो है बदली गई। जैसे कि पहले कला, साहित्य और विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मान के लिए हर बनाया जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या आप शामिल कर दिया। पहले जैसे कि इसमें कला था ही, साहित्य था और विज्ञान था, तो इसमें जो है एक शब्द जोड़ा गया कि विज्ञान के अलावा अन्य कोई क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को भी इस सम्मान, ये सम्मान जो उनको दिया जा सकता है। अब जो है भारत रत्न की कसौटी यह है कि किसी भी व्यक्ति को, ये जो है किसी व्यक्ति ने मानवीय उद्यम के किसी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर का निष्पादन, यानी परफॉर्मेंस ऑफ highest order in any field of human endeavor किया हो तो जो है उसे यह दिया जा सकता है। और इसी के आधार पर जो है कुछ महान खिलाड़ियों को जो है भारत रत्न दिया गया था, और जैसे सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला था। और एक चीज ये है कि भारत सरकार जो है सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी भी स्पष्ट किया है, और उसमें बताया है कि जो सरकार महात्मा गांधी को औपचारिक रूप से राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दे सकती है। सरकार ने ये भी कहा क्योंकि वो अनुच्छेद 18 से असंगत है। अब हम लोग जो है देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार हमारा खत्म हो गया, अब है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 है। हम लोग सीधा जो है अनुच्छेद 19 से शुरू करते हैं। ऐसे अगर सबको एक बार देख लिया जाए तो वो भी ठीक रहेगा। जैसे कि अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। हम लोग जो है 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19, इसमें जो है अभिव्यक्ति वो अन्य स्वतंत्रता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 जो अधिकार हैं। आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन और अदर फ्रीडम्स, और ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है और इसमें नागरिकों को प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। और ये संविधान के निर्माण के समय जो इसमें 7 था, जैसे कि संविधान निर्माण के समय 7 स्वतंत्रताएं थी। इसमें 7 स्वतंत्रताएं शामिल किया गया था। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है, जो अनुच्छेद 19(1) में च था, इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 19(1) च क्या था, तो इसमें जो है संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार थे। यानी कि राइट टू एक्वायर, धारण, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये शामिल था इसमें। अब जो है इसके हटाने के बाद जो है इसमें 6 खंड बच गए हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 खंड हैं और वो है 19(1) से 19(6) तक। और इनमें भी जो है अनुच्छेद 19(1) में 6 उपखंड है। 6 जो है उपखंड है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 19(1) क से जो है अनुच्छेद 19(1) छ तक है, क्योंकि बीच में च जो है वो हटा दिया गया था। ये मूलतः जो है, अगर यहाँ पर लिखता है, मूलतः जो है 7 था, लेकिन 44 में संशोधन से अनुच्छेद 19(1) च जो है ये हटा दिया गया। इस वजह से अब जो है 6 बचे। और ये 6 जो है ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया। और बाकी जो हमारा अनुच्छेद बचता है, जैसे कि अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक बचता है, तो इसमें जो है युक्ति निर्बंधन इस पे लगाएंगे, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया इस पे
युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। स्वतंत्रता जो है एक में ही है, बाकी जो है सब जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, निर्बंधन लगाए गए हैं। जो है जिसके आधार पर राज्य जो है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। अब जो है हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है स्वतंत्रताएं कौन कौन है और उस पर कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। जैसे कि हम लोग इधर लिखे हैं अनुच्छेद व खंड, ठीक है, और इस इधर जो है अधिकार का नाम, और इधर जो है युक्ति युक्त निर्बंधनों हेतु प्रयुक्त खंड। जैसे है अनुच्छेद 19(1) का है, तो इस पे कौन से अधिकार हैं? तो इसमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इस पे युक्ति युक्त निर्बंधन कौन लगाए गए हैं? तो अनुच्छेद 19(2) लगाया गया है। इसी तरह जो है अनुच्छेद 19(1) ख है, और इसमें क्या है? इसमें है शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार, और इस पे युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो अनुच्छेद 19(3) लगाया गया है। इसी तरह अगला है अनुच्छेद 19(1) ग। इसमें कौन से अधिकार हैं? तो इसमें संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन जो है अनुच्छेद 19(4) लगाया गया है। आगे जो है अनुच्छेद 19(1) घ है, और इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार दिया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद जो है 19(5) जो है युक्ति युक्त निर्बंधन के तौर पर है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 19 घ का अंग है, और इसमें जो अधिकार हैं यानी भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। और इसमें भी सेम अनुच्छेद 19(5) ही युक्ति युक्त निर्बंधन के तौर पर है। उसके बाद अनुच्छेद 19(1) च नहीं होगा, क्योंकि च जो हटा दिया गया तो छ होगा, और उसमें जो है, और वो जो 44 में संविधान संशोधन से हटाया गया था, जिसमें है कोई वृत्ति उपजीविका और व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। और इसमें जो है अनुच्छेद 19(6) रिस्ट्रिक्शन के तौर पर है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का, इसमें जो है भाषण तथा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 91A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये दिया गया और इसमें कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राण तत्व है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी भी अन्य प्रकार से, किसी भी अन्य प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति करने के जितने भी माध्यम हैं वे सब शामिल हो जाते हैं और भारत में प्रेस या मीडिया को अलग से कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है और सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो है इसके बहुत सारे मामले आए हैं और इन सारे मामले में उन्होंने इसका अर्थ जो है स्पष्ट करने की कोशिश किया है। जैसे कि एक मामला था जिसको हम क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं। एक मामला था, ये प्रश्न था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, अभिव्यक्ति के अधिकार में, अभिव्यक्ति के अधिकार में अनाव्यक्ति का भी अधिकार छिपा हुआ है, यानी चुप रहने का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार यानी अर्थात चुप रहने का अधिकार निहित है या नहीं, ये था। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 19(1) का जो अभिव्यक्ति का अधिकार देता है उसमें चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। दूसरा प्रश्न था कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या कार्यालय परिसर में फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। न्यायालय ने इस पे जो है स्पष्ट किया कि जो ये अधिकार है यानी अनुच्छेद 19(1) का जो है वो आत्यांतिक नहीं है, मतलब इस पे निर्बंधन लागू है, एब्सोल्यूट नहीं है। और जो है जैसे कि अनुच्छेद 19 खंड 2 जो है ये इस पे युक्ति युक्त यानी रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाता है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अर्थात जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या कार्यालय परिसर में फहराने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत तो शामिल है, लेकिन इस पे जो है युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है।
एक और था कि चलचित्रों, जो फिल्म होते हैं, चलचित्रों, फिल्म के दिखाए जाने से पहले उन पर सेंसर बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने की जो बाध्यता है वह उचित है अथवा अनुचित, ये कहा गया था। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि चलचित्रों का असर जो है समाज पे तुरंत पड़ता है। चलचित्रों का असर समाज पर तुरंत पड़ता है, इसलिए चलचित्रों पर पूर्व अवरोध यानी प्री सेंसरशिप औचित्यपूर्ण है, यानी ठीक है, औचित्यपूर्ण है। और इसी में जो है एक मामला गया था बैंडिट क्वीन नाम से, बैंडिट क्वीन मामला। ये जो है बैंडिट क्वीन मामले से नाम प्रसिद्ध था, लेकिन इसके नाम कुछ और थे। इसका नाम था बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह, और ये 1996 का मामला था। और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई दृश्य अश्लील है या नहीं, इसका फैसला कहानी की मांग तथा पूरी कहानी के प्रभाव के आधार पर होगा, ना कि सिर्फ एक दृश्य के आधार पर, ये कहा गया। एक सवाल और था कि हड़ताल से जुड़ा था वो, कि क्या बंद या हड़ताल, स्ट्राइक आदि का आह्वान करना किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप माना जा सकता है। और ऐसा जो है ढेर सारा प्रश्न न्यायालय के पास आया, जिसमें न्यायालय ने अपनी व्याख्या दी। और ये जो है केस के रूप में आया था, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये पार्टी जो है मार्क्सवादी वाली थी, मार्क्सवादी बनाम भारत सरकार नहीं, भरत कुमार था, भरत कुमार। ये 1998 का मामला था।
और इसमें जो है न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका दावा था कि अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत बंद का आह्वान करना उसका मूल अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय ने बंद और हड़ताल में अंतर भी किया था। ये चीजें तो हो गई जो केरल उच्च न्यायालय था। इस केरल उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। केरल उच्च न्यायालय ने बंद और हड़ताल में अंतर किया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, बोला यह अंतर सही है। और क्या अंतर किया था? तो अंतर ये था कि हड़ताल से अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचती है, मूल अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचती है, जबकि बंद से अन्य नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सही माना, क्योंकि बंद के आह्वान से सभी नागरिकों को प्रत्यक्षता या परोक्षता या धमकी दी जाती है कि वो अपना कार्य ना करें। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान पहुंचता है उसकी उपेक्षा भी नहीं की जाती। तो ये चीजें कहा गया था। एक प्रश्न जो है दूरदर्शन को भी लेके था। इसे कहा गया था कि पूछा गया था प्रश्न कि यदि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले किसी कार्यक्रम से अंधविश्वासों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है तो क्या उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सिर्फ उन आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है। तो ये चीजें जो है उसमें कहा गया था। एक प्रश्न और था कि क्या किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के प्रचार हेतु दिया गया विज्ञापन अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति में शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति में शामिल है।
तात्पर्य यह है कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता में विज्ञापन करने की स्वाधीनता निहित है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो वस्तुएं समाज के लिए हानिकारक होने के कारण निषिद्ध की गई है उनका विज्ञापन अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित पद अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। अतः ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है। विज्ञापनों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है। लेकिन एक दूसरा मामला और गया था सुप्रीम कोर्ट के, इसी से जुड़ा हुआ, और वो मामला था टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये जो है केस मामला सर्वोच्च न्यायालय गया था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन अर्थात वाणिज्यिक भाषण कमर्शियल स्पीच भी अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत अभिव्यक्ति पद में शामिल है, जिसके अभाव में अर्थव्यवस्था के सहज संचालन में कई बाधाएं पैदा हो सकती हैं। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है तथा आपत्तिजनक तथा हानिकारक वस्तुओं के विज्ञापन की स्वतंत्रता नहीं, ये कहा गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके लिए भारतीय संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ देश है, जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका ले लें तो वहां के संविधान में विशिष्ट प्रावधान है। भारतीय प्रेस या मीडिया को जो है अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है।
इसे कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो है बहुत सारे इससे जुड़े हुए मामले जो है गए हैं और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसके स्वतंत्रता को स्पष्ट किया है। इसी तरह एक था जानने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार। यह हो जाएगा जानने का अधिकार यानी राइट टू नो तथा एंड सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें जो है न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 19(1) का के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ का पर्याप्त विस्तार करते हुए निर्धारित किया है कि इस अधिकार में जानने का अधिकार भी निहित है। और ये किस केस में क्या था? तो ये जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ, ये 1985 वाले केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वे सरकार के संचालन से संबंधित तथ्यों को जान सकें। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह अधिकार भी होता है कि वे सरकार के संचालन से संबंधित तथ्यों को जान सकें। तो इसी में सूचना देने का भी जो है अधिकार छिपा हुआ है, जैसे सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में जो है ब्रिटिश के समय से ही कई ऐसे कानून चले आ रहे थे जो सरकारी सूचनाओं को पारदर्शी बना के नहीं गोपनीय बना के रखने का प्रयास किया जाता था। फिर लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया तो जनता का दबाव भी बढ़ता गया। उसके बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना के बाद यह स्वाभाविक ही था कि जनता सरकार से जुड़ी सूचनाओं की मांग करे। इसलिए दिसंबर 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इसकी सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 पारित किया और ये हो जाएगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 ये जो है पारित किया। और 2004 में यूपीए
यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो है, जो एनडीए द्वारा पारित अधिनियम था, अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इसको जो है निरस्त कर दिया। यूपीए की सरकार जो है निरस्त कर देता है, और निरस्त करके जो है एक नया अधिनियम बनाया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को जो है हम लोग देखेंगे आगे एक अलग से। ये चीजें है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के तहत ही आया है। इसी तरह जो है मतदाता का सूचना अधिकार भी है। मतदाता का सूचना का अधिकार, वोटर्स राइट टू, नहीं तो कर लिया जाए, छोड़ने से कोई फायदा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको किया जाए तो इसके जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट इसकी धारा देखते हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जैसे का इस अधिनियम की जैसे धारा 4 है। धारा 4, इसमें जो है कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय अपने रिकॉर्ड इस तरह से वर्गीकृत या व्यवस्थित करेगा कि मांगे जाने पर कोई सूचना दी जा सके, ऐसा जो इसको वर्गीकृत करेगा। और अधिनियम लागू होने से 120 दिन का समय दिया गया था। अधिनियम लागू होने से 120 दिन का समय दिया गया था, और उस 120 दिन के भीतर जो है वह अपने संगठन से संबंधित प्रमुख सूचनाएं सार्वजनिक रूप से वेबसाइट माध्यम के माध्यम से प्रकाशित करेगा। वेबसाइट या फिर विवरणिका के माध्यम से प्रकाशित करेगा। 120 दिन का समय दिया गया था। दूसरी बात इसमें कही गई है कि प्रत्येक कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर, अधिनियम लागू होने के 100 दिनों के भीतर जो है जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारियों, इसको कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी PIOs, इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसकी नियुक्ति क्यों की जाएगी? तो ये मांगे गए सूचना के लिए, मांगे गए सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा, देने के लिए जिम्मेदार होंगे, इसलिए इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह इसका एक धारा 6 था। धारा 6, इसके अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है, सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो वो जो है अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखित रूप में
या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल वगैरह के माध्यम से आवेदन करके सूचना प्राप्त कर सकता है। और ये जो है जन सूचना अधिकारी को आवेदन अगर संप्रेषित कर दिया जाता है, यानी जिसको PIO कहा गया, ठीक है, संप्रेषित किया जाएगा तो वो जो है सूचना उसे प्रदान करेगा। और ये भी प्रावधान था कि यदि मांगी गई सूचना जो है, मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर, और साधारण तौर पर जो है, साधारण मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, यानी साधारण प्रकार की है, तो 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर सूचना दिया जाना आवश्यक है, दिया जाना आवश्यक है। इसी तरह इसका एक धारा था 8 तथा 9, धारा 9। इसमें बताया गया है कि किसी विशेष सूचना देने से मना भी किया जा सकता है, यानी विशेष सूचना देने से मना किया जा सकता है। और ये निर्णय जो है, ऐसा निर्णय जो है जो निर्दिष्ट अधिकारी है, ठीक है, वो लेगा। और इसके समक्ष जो है अपील भी किया जा सकता है, इसके समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, यानी जो देश के लिए गोपनीय सूचना है, एकता और अखंडता के लिए खतरा है, वैसे सूचना। इसी तरह इसका एक धारा था 12 से 14 ले सकते हैं। इसमें जो है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित उपबंध, संबंधित सभी उपबंध दिया गया है। इसमें जो है केंद्रीय सूचना आयोग जो CIC है, इसके सदस्यों की नियुक्ति, आयोग के अधिकार आदि का वर्णन किया गया है इस धारा में। और इसी तरह जो धारा 15 से 17 है, इसमें जो है राज्य सूचना आयोग के बारे में दिया गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। यदि बिना समुचित कारण के सूचना देने से मना किया गया है तो केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है, केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना समुचित कारण के सूचना नहीं दिया गया तो समुचित कारण से सूचना देने से मना किया गया है तो। इसी तरह इसका एक धारा है, धारा 23। इसमें यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश
इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। और इस धारा को जो है न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता था, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी तरह एक धारा है धारा 24, जिसमें जो है कुछ ऐसे संगठन का उल्लेख किया गया है, कुछ ऐसे संगठनों का उल्लेख किया गया है जहां पर जो है ये अधिनियम यानी कि संबंधित सूचना के लिए ये अधिनियम लागू नहीं होता। संबंधित सूचनाओं के लिए यह अधिनियम लागू नहीं होता। और उसमें कौन सा है, तो गुप्तचर विभाग हो गया तथा सुरक्षा संगठन जो है इसका उल्लेख है। और भारतीय लोकतंत्र में जो है जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो है पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ट्रांसपेरेंसी इसको बढ़ावा देता है। और कई सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि इस अधिनियम की कठोरता को कम किया जाए, जबकि सूचना के अधिकार के आंदोलन से जुड़े कई व्यक्तियों को शिकायत है कि जन सूचना अधिकारी सूचना छिपाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, उन्हें घोषित करने का कम किया जाए। इसी तरह अब अगला जो है हमारा वो हो गया मतदाता का सूचना का अधिकार मतदाता, वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब भी इसी में है। इसमें जानने के अधिकार के आधार पे ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक मतदाता को अपने उम्मीदवारों के बारे में इतनी सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए कि वह चुनाव में सही विकल्प का चयन कर सके। चुनाव में सही विकल्पों का चयन कर सके। और इस मामले में हुआ यह था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देकर प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन पत्र नॉमिनेशन पेपर भरते समय जो है उनको अपनी संपत्ति, अपनी देनदारी, शिक्षा और आपराधिक रिकॉर्ड, ये जुरी जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन संसद ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक अध्यादेश के माध्यम से
अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 33 में संशोधन करके धारा 33 का अंतःस्थापित की और स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तथा न्यायालय के आदेशों के बावजूद ये सूचना देना अनिवार्य नहीं है। ये सूचना देना अनिवार्य नहीं है। और इसी के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक केस पहुंचा जो था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के स्पेलिंग गलत हो गए, ये लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ 2004। ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपना निर्णय सुनाया और इन्होंने स्पष्ट किया इसमें कि मतदाताओं को सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त है और इसका उल्लंघन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 करती है, अतः वह अवैध है। यह हटा दिया। और इस आदेश के बाद जो है अब किसी भी उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह नामांकन पत्र भरते समय निम्नलिखित सूचनाएं दें। और वो सूचनाएं क्या हैं? तो पहली यह है कि स्वयं अपने पति या पत्नी की तथा अपने आश्रितों की चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा, यह सूचना देना होगा। दूसरा जो है यदि उम्मीदवार की कोई देनदारी, यानी देनदारी हो जाएगा लायबिलिटी, शेष हो विशेषकर सरकारी देनदारी, तो उसका ब्यौरा दे। तीसरा जो है उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। उसके बाद जो है उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड,
उसके बाद जो है पिछले 5 महीनों में यदि उसे किसी ऐसे मामले में आरोपी ठहराया गया हो जिसमें 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा का प्रावधान हो। ये सूचनाएं जो है उन्हें देनी पड़ेगी अब। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग जो है आर्टिकल 19 का दूसरा पार्ट देखेंगे।